इस यूनिट में मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स के चंद बुनियादी उसूलों से मुतारिफ कराऊंगा। यहां पर सबसे पहले इस लफ्ज पर गौर किया जाए, सिस्टम। सिस्टम से मतलब एक निजाम। इस निजाम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या दो या कई सारे, या फिर उससे भी कोई ज्यादा सादा चीजें। क्वांटम सिस्टम से मुराद एक ऐसा निजाम जो क्वांटम मैकेनिक्स के उसूलों का पाबंद हो। इस निजाम की कई मुख्तलिफ हालतें हो सकती हैं जिसको हम स्टेट्स कहते हैं, और अगर इनकी तादाद महदूद हो, 2, 3, 4, 5, 6 वगैरह, तो फिर इसको हम डिस्क्रीट स्टेट्स कहते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यह कहता है कि अगर हम दो हालतों को, यानी कि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की दो हालतों को जमा करें तो वो खुद एक नई हालत है, एक नया स्टेट है। मैं कई मुख्तलिफ मिसालें आपके सामने रखूंगा, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प मिसाल श्रोडिंगर की बिल्ली की है, और इससे यह साबित होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स कोई इतनी आसान चीज नहीं है, गो कि हम इसे इस्तेमाल करना काफी आसानी से सीख सकते हैं। फिर हम अपनी तवज्जो एक मखसूस जर्रे के ऊपर मरकूज करेंगे, और खुसूसन उसके वेव फंक्शन के ऊपर। क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन बुनियादी अहमियत रखता है। अब चूंकि क्वांटम मैकेनिक्स में गैर यकीनियत एक हकीकत है, इसीलिए हमें इम्कान और औसत कीमतों की बात करना होगी। इन लेक्चर्स को सुनने के साथ साथ आप जरूर कोई सी भी अच्छी क्वांटम मैकेनिक्स की किताब पढ़ें। डेविड ग्रिफिथ्स की किताब इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स बहुत उम्दा है। तो चलिए अब हम अपने सफर का आगाज करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे सादा निजाम वो है जिसकी सिर्फ दो हालतें हैं। इसकी अब हम कई सारी मिसालें देखेंगे। तो सबसे पहले ये लीजिए, ये एक स्विच है जो या तो नीचे हो सकता है या फिर ऊपर। अगर ये नीचे है तो हम कहेंगे कि ये जीरो हालत में है या जीरो स्टेट में है, और अगर ये ऊपर है तो हम कहेंगे कि ये स्टेट 1 में है। इलेक्ट्रॉन एक लट्टू की तरह घूमता है। जब ये एक सिम्त घूमता है तो हम कहते हैं कि इसका स्पिन ऊपर की जानिब है, और जब ये उल्टा घूमता है तो हम कहेंगे कि इसका स्पिन नीचे है। पहली सूरत में हम इसको जीरो स्टेट कहेंगे और दूसरी सूरत में स्टेट 1। हां, हम इसको 1 और इसको 0 कह सकते थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हाइड्रोजन एटम है, इसके मरकज में प्रोटॉन है और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन यूं घूमता है। इसकी जमीनी हालत, यानी कि वो हालत जिसमें एनर्जी कम से कम है, ग्राउंड स्टेट कहलाती है, और इसको हम इस तरह से जीरो स्टेट कहेंगे। लेकिन इसी हाइड्रोजन एटम को तवानाई देकर एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाया जा सकता है। अगर यह जमीनी हालत में है तो इसका स्टेट 0 कहलाएगा, और अगर यह एक्साइटेड हालत में है तो इसको हम 1 कहेंगे। अब मैं आपके सामने एक नया लफ्ज लिखने वाला हूं, कैट। कैट दरअसल पॉल डिराक की इजाद है, और पॉल डिराक क्वांटम मैकेनिक्स के बानियों में शुमार होता है। बाज दफा हम इसको वेक्टर भी कहते हैं, और यह हमें बाद में पता चलेगा इसको वेक्टर क्यों लिखा जाता है। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसके अंदर सिर्फ दो हालतें हैं, आप इन दो कैट्स को 0 कैट और 1 कैट कह सकते हैं, या अगर आप चाहें तो पहले को अल्फा कहें और दूसरे को बीटा, या पहले को साई 1 और दूसरे को साई 2। अगर 3 हालतें मुमकिन हों तो फिर हमें 3 कैट्स की जरूरत पड़ती है,
और हम चाहें तो उसको 0, 1, 2 कह सकते हैं, या अल्फा, बीटा, गामा, या psi 1, psi 2, psi 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गर्ज ये कि इनको सिर्फ मुख्तलिफ नाम देने की जरूरत है। क्वांटम मैकेनिक्स में हमें अक्सर लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट से वास्ता पड़ता है। लीनियर सुपरपोजिशन का मतलब अब मैं वाजे करता हूं। फर्ज कीजिए कि A0 और A1 कोई से भी दो आदाद हैं। ये आदाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर A0 0.3 जमा 0.2 आयोटा हो सकता है। गोया कि इसका एक रियल हिस्सा है और एक इमेजिनरी हिस्सा है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और A1 भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब फर्ज कीजिए कि मैं स्टेट 0 को A0 से ज़र्ब देता हूं और स्टेट 1 को A1 से, तो इन दोनों की जमा लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ द स्टेट्स 0 एंड 1 कहलाती है। इसको मैंने यहां पर साई का नाम दिया है। साई को स्टेट वेक्टर भी कहा जाता है। A0 को हम स्टेट 0 का एम्पलीट्यूड कहते हैं और इसी तरह A1 स्टेट 1 का एम्पलीट्यूड है। अगर मिसाल के तौर पर A1 0 हो तो साई सिर्फ स्टेट 0 का बना होगा, लेकिन अगर A0 और A1 दोनों नॉन जीरो हो तो फिर जाहिर है कि ये दोनों का इम्तजाज है। फर्ज कीजिए कि हम स्विच वाली मिसाल लेते हैं, तो अगर स्विच डाउन को हम स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 से ज़र्ब दें और स्विच अप को स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, लेकिन इसके साथ आयोटा है, तो फिर साई ये कॉम्प्लेक्स स्टेट बनेगा, ये सुपरपोजिशन बनेगा डाउन और अप स्विच का या 0 और 1 का। इस सूरत में A0 स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 है और A1 आई स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 है। अब याद रहे कि अगर हम A0 का मुरब्बा लेते हैं तो यह 3/4 बनता है, और इसी तरह A1 का अगर हम मुरब्बा लें, असल में मुरब्बा नहीं, उसके मैग्नीट्यूड का मुरब्बा, तो वो 1/4 बनता है। इस खास स्टेट के लिए A0 के मैग्नीट्यूड का मुरब्बा और A1 के मैग्नीट्यूड का मुरब्बा अगर इनकी जमा ली जाए तो वो 1 के बराबर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे स्टेट के माने क्या हैं? क्वांटम मैकेनिक्स का कानून कहता है कि अगर बहुत से ऐसे एक जैसे सिस्टम्स हों, उनकी तादाद n है, और अगर हर सिस्टम एक ही स्टेट में हो, मतलब यह कि स्टेट साई, जहां साई 0 और 1 स्टेट से बना है, तो उस सूरत में A0 के मैग्नीट्यूड का मुरब्बा वो प्रोबेबिलिटी बनती है कि सिस्टम इस स्टेट में हो, और A1 के मैग्नीट्यूड का मुरब्बा प्रोबेबिलिटी बनती है कि सिस्टम इस स्टेट में हो, यानी कि स्टेट 1 में। अब फर्ज कीजिए कि मैं एक अंधेरे कमरे में जाता हूं जिसमें 10 लाख स्विचेस हैं और हर स्विच एक ही हालत में है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 डाउन प्लस आई स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 अप। ये स्विच कोई आम स्विच नहीं है। इनको देखने के अमल में इनकी हालत बदल जाती है। तो जब मैं इसके ऊपर टॉर्च की रोशनी डालता हूं तो उस रोशनी से स्विच की हालत मुतासिर हो जाती है। जब मैं अपने टॉर्च से किसी एक स्विच को देखता हूं तो मैं जान सकूंगा आया कि वो नीचे है या ऊपर है। फिर मैं दूसरे को देखूंगा और तीसरे को देखूंगा, वगैरह वगैरह। जब मैं तमाम स्विचेस को देख चुका हूंगा तो तकरीबन 7.5 लाख स्विचेस नीचे होंगे और तकरीबन 2.5 लाख स्विच ऊपर होंगे, यानी कि नीचे होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है
और ऊपर होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। जब मैं स्विच की हालत देखता हूं टॉर्च की मदद से, तो मुझे स्विच या तो नीचे दिखाई देगा या फिर ऊपर। अगर मैं इसको दोबारा देखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो स्विच नीचे है वो नीचे ही दिखाई देगा और जो ऊपर है वो ऊपर दिखाई देगा। गोया के एक दूसरे मेजरमेंट से वही नतीजा बरामद होता है। अब यही बातें इस इलेक्ट्रॉन्स पर भी सादिक आती हैं। तो फर्ज कीजिए कि बहुत से इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर इलेक्ट्रॉन इस हालत में है, गोया के नीचे होने का इम्कान आधा है और ऊपर होने का इम्कान भी आधा है। तो फर्ज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स सीधे हाथ की तरफ एक धार की सूरत में आगे निकलते हैं। यहां पर एक गैर हमवार मकनातीसी मैदान है, मैग्नेटिक फील्ड है। जिस स्पिन की सिमत ऊपर है उसके ऊपर एक कुव्वत अमल करेगी, मैग्नेटिक कुव्वत अमल करेगी जो ऊपर की जानिब है, और जो सिमत नीचे की तरफ है उस पर भी एक कुव्वत अमल करेगी मगर वो नीचे की तरफ है। लिहाजा स्पिन अप इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा और स्पिन डाउन इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाएगा। आधे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ चले जाएंगे और आधे नीचे की तरफ। लेकिन अजीब बात यह है कि एक इलेक्ट्रॉन नीचे भी है और ऊपर भी है। लेकिन जब हम जानने की कोशिश करते हैं आया कि नीचे है कि ऊपर है, तो हमें सिर्फ एक ही जवाब बरामद होता है। इन इलेक्ट्रॉन्स की हालत को देखने के अमल में हमने इनकी हालत बदल दी। वैसे तो यह बात काफी अजीब है, लेकिन अरविंद श्रोडिंगर ने इसको एक और तरीके से बयान किया जो और ज्यादा हैरत पैदा करता है। श्रोडिंगर की बिल्ली। जिस दुनिया के हम आदी हैं उसमें एक जानदार या तो जिंदा है या फिर मुर्दा। ये क्या माने रखते हैं कि एक बिल्ली 2/3 जिंदा है और 1/3 मुर्दा, या 1/4 जिंदा और 3/4 मुर्दा? दो ही हालतें हैं ना। दरअसल श्रोडिंगर की बिल्ली एक इस्तेआरा है हर ऐसे निजाम के लिए जिसकी सिर्फ दो ही हालतें हैं। इस इस्तेआरे से पता चलता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में बड़ी बड़ी पेचीदगियां हैं। फर्ज कीजिए कि यह एक डब्बा है जिसके अंदर एक बिल्ली है। हमें नहीं मालूम आया कि यह बिल्ली जिंदा है कि मुर्दा। अब फर्ज कीजिए कि यह बिल्ली जिंदा है। उस सूरत में हम कहेंगे कि यह बिल्ली स्टेट 0 में है, और अगर बिल्ली मुर्दा है तो यह स्टेट 1 में है। अब चलिए हम एक स्टेट बनाते हैं साई, जो 0 और 1 का लीनियर कॉम्बिनेशन है और एम्पलीट्यूड्स इनके बराबर हैं 1/√2 और 1/√2। गोया के साई जिंदा और मुर्दा बिल्ली का लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर हम बहुत से डिब्बे लें, चलिए 10 लाख, और हर डिब्बे के अंदर एक बिल्ली है, उस बिल्ली का वेव फंक्शन 1/√2 0 प्लस 1/√2 1 है। अगर इन तमाम डब्बों को खोला गया तो इनमें से तकरीबन 5 लाख में बिल्ली जिंदा पाई जाएगी और 5 लाख में मुर्दा। लेकिन खोलने से कबल ये दोनों का इम्तिजाज थी। बिल्ली ना जिंदा थी और ना ही मुर्दा। जो ही आपने डब्बा खोला तो ये लीनियर सुपरपोजिशन कोलैप्स हो गया और आपको बिल्ली या तो जिंदा हालत में मिलेगी या मुर्दा। अब चलिए, अब हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं जो सिर्फ एक जहत में हरकत कर सकता है। फर्ज कीजिए कि यह इलेक्ट्रॉन सिर्फ खास खास मकामात पर मौजूद हो सकता है, यहां 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 वगैरह। जब यह पोजीशन x0 पर है तो इसका केट ये है। जब ये
1 पर होता है तो उसका कैट ये है, वगैरह वगैरह। अब हम कैट x0, कैट x1, कैट x2 वगैरह को जमा करके एक लीनियर सुपरपोजिशन बनाएंगे और इसको हम नाम साई देंगे। साई इस इलेक्ट्रॉन का स्टेट वेक्टर कहलाता है। साई x0 को हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। ये एम्पलीट्यूड है जो x0 से वाबस्ता है। इसी तरह साई x1 कैट x1 से वाबस्ता है, वगैरह वगैरह। इसको मुख्तसर यूं लिखा जा सकता है, यहां हम समेशन की अलामत इस्तेमाल करेंगे। साई x0 या साई x1 वगैरह के माने क्या हैं? अगर इनमें से कोई सा भी लिया जाए, साई xn, तो ये कैट xn का एम्पलीट्यूड है। और अगर इसके एम्पलीट्यूड का मुरब्बा लिया जाए, यानी कि साई xn कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई xn, तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि इलेक्ट्रॉन पोजीशन xn पर पाया जाएगा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं पर तो जरूर होना है, तो इन तमाम प्रोबेबिलिटीज की जमा 1 के बराबर होनी चाहिए। इसको मुख्तसर करके हम यूं भी लिख सकते हैं। इस खास इलेक्ट्रॉन की मिसाल लीजिए। ये सिर्फ x1, x2, x3 और x4 पर हो सकता है, या फिर x11, x12, x13 पे, और किसी जगह नहीं, क्योंकि बाकी जगहों पर इसका एम्पलीट्यूड 0 है। तो ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ 7 जगहों पर पाया जा सकता है, कहीं और नहीं। अब हम इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को डिफाइन करने के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन साई वो चीज है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में तमाम मालूमात पिन्हा है। अगर आपने किसी तरह से ये वेव फंक्शन मालूम कर लिया है, तो इस इलेक्ट्रॉन के बारे में जो कुछ जाना जा सकता है, सो आपने जान लिया है। इसके माने ये नहीं है कि आप इसकी पोजीशन और स्पीड बैक वक्त मालूम कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ मालूम हो सकता है वो सब कुछ इस वेव फंक्शन के अंदर है। अब हम इलेक्ट्रॉन पर कोई ऐसी कैद नहीं लगाएंगे कि वो सिर्फ चीदा चीदा जगहों पर हो। ये अब कहीं भी हो सकता है, बस ये सिर्फ एक जहत में हरकत कर सकता है। असल दुनिया में भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लातादाद जगहों पर पाया जा सकता है। अब पोजीशन कैट्स को हम x कहेंगे, और यहां x की लातादाद कीमतें हो सकती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ n मुख्तलिफ मकामात पर हो सकता, तो इलेक्ट्रॉन के स्टेट को हम यूं खोलते, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लातादाद जगहों पर है या हो सकता है, तो फिर साई को यूं खोला जाएगा। ये तो आप जानते हैं कि समेशन दरअसल एक इंटीग्रल बन जाता है जब आप डिस्क्रीट से कंटिन्यूस तक जाते हैं। तो यहां पर साई ऑफ x एक फंक्शन है। हर x की कीमत पर साई की एक कीमत होती है। इस साई ऑफ x को इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन कहते हैं। जहां ये छोटा है वहां इलेक्ट्रॉन को पाने का इम्कान कम है, और जहां ये बड़ा है वहां इलेक्ट्रॉन को पाने का इम्कान ज्यादा है। साई ऑफ x का मुरब्बा ज़र्ब dx वो प्रोबेबिलिटी बनती है कि इलेक्ट्रॉन x और x प्लस dx के दरमियान है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं पर तो जरूर होना है, लिहाजा इंटीग्रल साई ऑफ x या मैग्नीट्यूड साई ऑफ x स्क्वायर्ड dx 1 के बराबर है। चूंकि मैग्नीट्यूड ऑफ साई ऑफ x स्क्वायर्ड बार बार आता है,
तो हमने इसको एक नाम दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जहां प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा है वहां एक इलेक्ट्रॉन को पाने का इम्कान ज्यादा होगा, और जाहिर है इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो है, लिहाजा इस इंटीग्रल की कीमत 1 है। मैंने लिमिट्स यहां पर -∞ ता +∞ लगाए हैं, लेकिन इसके माने सिर्फ ये हैं कि हमें x की तमाम तर कीमतों के ऊपर इंटीग्रेट करना है। इसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्यों कहते हैं? इसकी वजह यह कि इस इंटीग्रल के अंदर dx एक छोटी लंबाई है, लेंथ है। अब इंटीग्रल की दूसरी तरफ 1 है, चुनाचे रो ऑफ x का डायमेंशन बनेगा 1 बटा लेंथ, या लेंथ ताकत -1। चुनाचे रो इज प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ। अगर हम 2 डायमेंशन में होते तो यहां d2x लिखा जाता और ये 1 बटा लेंथ ताकत 2 होता। अगर 3 डायमेंशन होते तो d3x लिखा जाता और ये 1 बटा लेंथ ताकत 3 होता, यानी कि प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। एक ये मिसाल लीजिए साई ऑफ x की। अगर साई ऑफ x की शक्ल ये है तो इसके मुरब्बे की शक्ल ये होगी। ये देखिए कि साई ऑफ x मनफी कीमतें भी लेता है, लेकिन रो ऑफ x हमेशा मुस्बत रहता है। ये एक ऐसे इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है जो 0 और L के दरमियान कैद है। चंद और मिसालें। फर्ज कीजिए कि साई की शक्ल ये है, तो उस सूरत में उसका मुरब्बा ये है। अगर साई की शक्ल ये होती तो उसका मुरब्बा ये होता। और ये एक आखिरी मिसाल, साई ये है, उसका मुरब्बा ये है। अब साई ऑफ x से हम एक इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कुछ जान सकते हैं? एक तो ये कि वो कहां पर हो सकता है, उसके इम्कानात, उसकी प्रोबेबिलिटी हम जान सकते हैं। तो अगर हम ये जानना चाहें कि A और B के दरमियान इलेक्ट्रॉन के होने का इम्कान क्या है, तो उसका जवाब हमें इस इंटीग्रल को हल करने से मिलता है। इस इंटीग्रल में x A से लेकर B तक चलता है और हमने रो ऑफ x पे इंटीग्रेट किया हुआ है। जाहिर है कि अगर हम x की तमाम तर कीमतों के ऊपर इंटीग्रेट करते, मतलब ये कि a को अगर हम -∞ तक ले जाते और b को मुस्बत ∞ तक, तो ये इंटीग्रल 1 के बराबर होता। इस वेव फंक्शन या रो ऑफ x से हम और भी चीजें मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रॉन औसतन किस जगह पर है। तो एक वेव फंक्शन लीजिए जिससे रो ऑफ x यूं निकलता है। अब चूंकि वो इलेक्ट्रॉन इस मखसूस वेव फंक्शन में बराबर वक्त इस तरफ होता है और उस तरफ, लिहाजा x की औसत कीमत 0 होगी। लेकिन अगर हम x के मुरब्बे का औसत लेना चाहें तो फिर ऐसा नहीं होगा। यहां वाज़ेह है कि रो ऑफ x एक इवन फंक्शन है, और जब हम x रो ऑफ x लेते हैं तो इसका इंटीग्रल फिर 0 बनता है। कुछ वेव फंक्शन बहुत फैले हुए हो सकते हैं और कुछ बहुत तंग। मिसाल के तौर पर ये लीजिए, यहां औसतन x तो 0 है, लेकिन x का मुरब्बा काफी बड़ी कीमत रखता है। इसके बरक्स ये वेव फंक्शन काफी तंग है। यहां x फिर से औसतन 0 है, लेकिन x का मुरब्बा अब भी बड़ा है। इसके बरक्स यहां x की औसत कीमत तो 0 है पहले की तरह, लेकिन यहां x का मुरब्बा भी छोटा है। गोया कि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा वक्त तो
ओरिजिन के नज़दीक ही रहता है, x इक्वल्स 0 के अतराफ में ही रहता है। लेकिन ये मुख्तलिफ वेव फंक्शंस आए कहाँ से, ये अगले लेक्चर का मौजू होगा।